हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स सीजे पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया है। मतलब इससे पीछे वाले पार्ट तक आपकी प्रश्नावली 1.1 मैंने आपको कंप्लीट पूरी करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स, लगातार चलते हुए चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर 14 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 की जो बेसिक जानकारी है वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। बेसिक जानकारी में अपना टॉपिक क्या चलने वाला है और उसके बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा मैं आपको इसमें क्लियर करवाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम था संबंध एवं फलन। ध्यान से सुनिए, चैप्टर का नाम था संबंध एवं फलन, जिनमें से संबंध जो टॉपिक था वो अपन आपकी प्रश्नावली 1.1 में अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। और अब जो टॉपिक आता है वो संबंध, और चैप्टर का जो नाम संबंध एवं फलन था, जिनमें अपन संबंध पढ़ चुके हैं। अब अपना आता है संबंध एवं फलन का जो टॉपिक है, उसमें संबंध का टॉपिक पढ़ने के बाद में अपना टॉपिक आता है फलन। तो फलन क्या होता है, फलन किसे कहते हैं, फलन के कितने प्रकार होते हैं, ये पूरा इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि फलन कौन कौन से फलन क्या होता है और कौन कौन से फलन होते हैं, कौन से फलन नहीं होते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, लेकिन देखिए पीछे वाली जो एक्सरसाइज थी, पीछे वाली जो प्रश्नावली 1.1 थी, उसमें संबंध जो था वो समुच्चय ए से ए में था। ध्यान दीजिए, समुच्चय ए से ए में था, समुच्चय बी से बी में था। मतलब कि दो समान समुच्चयों में संबंध बन रहा था। वहां पे कैसा था, दो समान समुच्चयों में संबंध बन रहा था। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, दो ए से ए में नहीं रहेगा, समुच्चय ए से बी में संबंध बनेगा। समुच्चय ए से बी में संबंध बनेगा या फिर समुच्चय एक्स से वाई में संबंध बनेगा। मतलब यहाँ दो समुच्चय अलग अलग रहेंगे, बल्कि प्रश्नावली 1.1 में संबंध में समुच्चय ए से ए में पढ़े थे अपन, बी से बी में पढ़े थे। इस बात का ध्यान रखना कि अब जो प्रश्नावली 1.2 में दो समुच्चय अलग अलग रहने वाले हैं, समुच्चय ए से बी में या फिर एक्स से वाई में। ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में बताता हूं, ध्यान दीजिए, संबंध को ही अपने, देखिए संबंध सारे होते हैं, लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनको अपन फलन बोलते हैं। देखिए, संबंध सारे ही होते हैं, सभी संबंध ही होते हैं, लेकिन कुछ संबंध, उन सभी संबंधों में से कुछ खास संबंध ऐसे होते हैं जिनको अपन फलन बोल देंगे। जिनको क्या बोलेंगे, अपन फलन बोल देंगे। अब मैं आपको क्लियर कराता हूं कि कौन कौन से संबंधों को अपन फलन बोल सकते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल लेके आपको मैं क्लियर कराता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल लिए, कुछ उदाहरण लिए, जिनमें जो संबंध है, वो कोई भी संबंध मैंने लिए है, वो संबंध फलन है या नहीं है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने 3 एग्जांपल लिए है, 3 उदाहरण लिए। इन तीनों की सहायता से मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि कौन सा संबंध फलन होता है और कौन सा संबंध जो है वो फलन नहीं होता है, और किसी भी संबंध के फलन बनने के लिए क्या आवश्यक होता है। चलिए पहला एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई में ये एक संबंध आर है। समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई में एक संबंध आर है, और समुच्चय एक्स के ये सभी अवयव है और समुच्चय वाई के ये सभी अवयव है। और यहाँ पे क्या कहेंगे, देखिए, एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, और 3 का प्रतिबिंब भी बी है, 4 का प्रतिबिंब सी है, और जो डी है वो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। देखिए, मतलब एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है और 3 का प्रतिबिंब बी है। इस तरीके से इनको बोलेंगे अपन। और एक का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, बी का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, और बी का पूर्व प्रतिबिंब 3 भी है, और सी का पूर्व प्रतिबिंब 4 भी है। तो कहने का मतलब आगे वाले अवयव को तो बोला जाता है प्रतिबिंब,
किनका? पीछे वालों का। और इन पीछे वालों का बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? पूर्व प्रतिबिंब। किनका? आगे वालों का। इनका बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। समझ गए होंगे? आगे वाले अवयव को तो बोला जाता है प्रतिबिंब। किनका? पीछे वालों का। देखिए ये सारे प्रतिबिंब है। किनके प्रतिबिंब है? इनके। और ये सारे पूर्व प्रतिबिंब है किनके? उन आगे वालों के। तो यहां पर प्रतिबिंब लिखा है मैंने, आपको दिखाई नहीं देगा, यहां पर लिख देता हूं मैं प्रतिबिंब। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको यह पता लग गया कि आगे वालों को तो प्रतिबिंब बोलते हैं और पीछे वाले को पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, कोई भी संबंध आर है, उसको फलन बनने के लिए दो शर्त उनमें मौजूद होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि समुच्चय x, जो पहला समुच्चय है, उसका प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयव से संबंधित रहना चाहिए। इसका कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस तरफ के अवयव से संबंधित न हो। मतलब इधर से सारे बुक रहने चाहिए। जैसे करते हैं बुक कर दिया, इनको बुक हो गए ये सारे, तो ये सारे बुक हो जाने चाहिए। ठीक है। इसमें देखिए, पहली शर्त तो ये है कि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयवों से संबंधित रहने चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि समुच्चय x का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए। वापस सुनिए, समुच्चय x का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि समुच्चय y के दो अवयव से संबंधित हो, दो या फिर दो से अधिक अवयव से संबंधित हो। ठीक है। तो ऐसे बताइए, इसकी बात करें, ये r जो है, ये तो संबंध r है, ये फलन है या नहीं है? तो पहली शर्त इसमें देखते हैं कि समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयव से संबंधित है या फिर नहीं है। कोई छूट तो नहीं रहा है इसमें, नहीं रहा है। मतलब समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयव से संबंधित है। इसका मतलब पहली शर्त इसमें लागू हो रही है। इसमें सही रह जाए, देखो इसमें d रह रहा है, समुच्चय y में रह जाए, इससे कोई मतलब नहीं। अपने को सिर्फ ये देखना है कि समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयव से जुड़े रहने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, मतलब कनेक्ट रहने चाहिए। इसका कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो जो उधर से संबंधित नहीं हो। सारे अवयव उस तरफ के अवयव से संबंधित रहने चाहिए। ठीक है। पहली शर्त लागू हो रही है इसमें। ठीक। दूसरी शर्त देखते हैं, इसका कोई ऐसा तो अवयव नहीं है, कोई एक ऐसा अवयव नहीं रहना चाहिए जो उधर वाले दो से संबंधित हो। है, देखिए देखो, एक अवयव एक का प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की बात करें तो इस तरफ जो भी अवयव है उन सबका एक एक प्रतिबिंब उधर रहना चाहिए। कोई भी अवयव ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके उस तरफ डबल प्रतिबिंब है, या दो प्रतिबिंब या तीन। एक का प्रतिबिंब ए है, एक ही है। दो का प्रतिबिंब बी है, दो का प्रतिबिंब भी एक ही है। तीन का प्रतिबिंब बी है, तीन का प्रतिबिंब भी एक ही है। चार का प्रतिबिंब सी है, चार का प्रतिबिंब भी एक ही है। मतलब इसके चार अवयव है और चारों के चारों एक एक अवयव से ही जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो डबल से जुड़ा हुआ है। देखो, ये दो अलग अलग अवयव तो एक से जुड़ सकते हैं, ये बात तो है। तो कहने का मतलब इस संबंध आर में दोनों शर्त पूरी हो रही है। इसका मतलब ये संबंध आर है, ये फलन है। यहां पर मैं एफ लिख सकता हूं, ये फलन एफ है। ठीक है। ये संबंध आर दोनों शर्तों को पूरी करता है, इसलिए इस संबंध आर को अपन फलन कह सकते हैं। चलिए दूसरे में आइए। इसका कोई भी, ऐसे देखो कि इसका कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो जो उधर से संबंधित नहीं हो। मतलब इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयव से संबंधित रहना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। आपके सामने चार एक ऐसा अवयव है जिसका संबंध y के किसी भी अवयव से नहीं है। इसका मतलब ये जो संबंध r है ये फलन नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए दूसरी उसमें देखते हैं। मतलब ये फलन नहीं है, ये संबंध आर तो है, लेकिन ये संबंध आर है जो है, ये संबंध आर फलन नहीं कह सकते इसको। चलिए उसमें देखिए,
इसका समुच्चय x का, पहली शर्त देखिए, समुच्चय x का प्रत्येक अवयव, समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयव से संबंधित रहना चाहिए। देख लीजिए, समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयव से संबंधित है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उस तरफ के अवयव से संबंधित नहीं है, सारे अवयव संबंधित है। पहली शर्त लागू हो रही है। चलिए दूसरी शर्त देखिए, इसका कोई ऐसा अवयव नहीं हो जिसके डबल प्रतिबिंब उधर, या ऐसा कोई अवयव नहीं रहना चाहिए जो दो से जुड़ा हो। ठीक है, एक से जुड़ा हुआ है, ये देखिए दो, यहां पर, यहां ध्यान दीजिए, ये दो जो है ये डबल से जुड़ा हुआ है, अर्थात दो का प्रतिबिंब बी भी है और दो का प्रतिबिंब सी भी है। इसका मतलब यहाँ पे दूसरी शर्त लागू नहीं हो रही, अर्थात इस समुच्चय x का दो एक ऐसा अवयव है जो उधर वाले समुच्चय y के दो अवयव से जुड़ा हुआ है, अर्थात दो के डबल प्रतिबिंब आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब या ऐसा तो हो सकता है, देखो 3 का प्रतिबिंब भी डी है और 4 का प्रतिबिंब भी डी है, ऐसा हो सकता है, अर्थात इसके दो अलग अलग अवयव के समान प्रतिबिंब हो सकते हैं, दो अलग अलग अवयव के समान प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक ही अवयव के डबल प्रतिबिंब नहीं हो सकते, एक ही अवयव डबल से नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब ये आर एफ नहीं हो सकता, ये संबंध आर जो है ये फलन नहीं हो सकता। तो मैंने आपको क्लियर करवाई, अर्थात किसी भी संबंध के फलन बनने के लिए वापस रिवाइज करवा रहा हूं, दो शर्त की पालना होनी चाहिए। दो, कोई भी संबंध है उसको आर कब कहेंगे, कोई भी संबंध आर है उसको एफ कब कहेंगे, मतलब कोई भी संबंध आर है वो एफ कब बनेगा, किसी भी संबंध आर को फलन कब कहेंगे, वो दो शर्तों की पालना करना चाहिए। पहली शर्त ये है कि समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के अवयव से संबंधित रहना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, समुच्चय x का कोई भी अवयव, समुच्चय x का कोई भी अवयव समुच्चय y के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, अब आपके सामने मैं बताता हूं, मैंने परिभाषा लिखी है कि जो कौन कौन से संबंध ऐसे है, कौन कौन से संबंध, मतलब संबंध फलन कब होता है, संबंध को फलन कब कहेंगे, ये परिभाषा लिखिए। देखिए, एक संबंध आर है, ध्यान से सुनिए, एक संबंध आर x समुच्चय x से समुच्चय y में फलन कहलाता है। अब आप कहोगे मैं कहां से बोल दिया, मैं, इसमें में भी होता है, इसमें में भी बोला जाता है। एक संबंध r x से y में फलन कहलाता है जब वो r अर्थात वो संबंध निम्न दो शर्तों को पूरी करे। कितनी शर्तों को पूरी करे? दो शर्तों को। पहली शर्त यह है, समुच्चय x के प्रत्येक अवयवों का, समुच्चय x के प्रत्येक अवयवों का समुच्चय y में संबंध रहना चाहिए, अर्थात कोई भी समुच्चय x में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त सुनो, समुच्चय x का कोई भी अवयव, समुच्चय x का कोई भी अवयव समुच्चय y के एक से अधिक अवयवों से संबंधित न हो। क्या बोला मैंने? समुच्चय x का कोई भी अवयव, जैसे यहां पर देखिए, समुच्चय x का कोई भी अवयव समुच्चय y के एक से अधिक अवयव से संबंधित न हो। समुच्चय x का दो एक अवयव ऐसा है जो समुच्चय y के डबल अवयव से संबंधित है, अर्थात दो के दो प्रतिबिंब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये संबंध r जो है वो फलन नहीं हो सकता। तो आप ऐसा कीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए इन दो शर्तों को, अब मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए, इन दो शर्तों को मैंने एक साथ लिख के रिटर्न परिभाषा बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो देखिए ये दो शर्त क्या थी, समुच्चय x के, फिर देखिए इनको, समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का समुच्चय y में संबंध रहना चाहिए, समुच्चय x में कोई छूटना नहीं चाहिए,
और समुच्चय x का कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके समुच्चय y में एक से अधिक अवयव से संबंधित हो। तो चलिए इन दोनों शर्तों को मैंने एक में ही लिख दिया है। देखिए मैंने लगाया या, क्या लिखा, या, ऐसा भी इनको लिख सकते हैं। चलिए देखो, एक संबंध R x समुच्चय से y में फलन कहलाता है यदि समुच्चय x के प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुन लीजिए, समुच्चय x के प्रत्येक अवयव, देखो मैंने लिख दिया समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय x के प्रत्येक अवयवों और समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय x के सभी अवयवों का, कोई भी रहना नहीं चाहिए x में से, समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक, समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक, मतलब इसको बोला जाता है अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय y में उपस्थित हो। मतलब समुच्चय x के प्रत्येक अवयव का समुच्चय y में सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। अब मारवाड़ी भाषा में समझिए कैसे आप समझोगे इसको। समुच्चय x के सभी अवयव का समुच्चय y में सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय x के सभी अवयव का, सभी के लिए बोल दिया मैंने, समुच्चय x के सभी अवयव का y में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, ये जो फलन की जो परिभाषा यहां से लेकर यहां तक है, आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, और ये एग्जाम्पल भी आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो इन एग्जाम्पल को। ये वाला संबंध, ये संबंध R जो है ये F है, ये संबंध R F नहीं है, ये संबंध R भी F नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हो आप, यहां पर आप लिख सकते हो फलन, ये फलन नहीं है तो यहां पर ये फलन है, सॉरी, तो मैंने यहां पर देखो ये लिख दिया F, ये फलन है, और यहां पर लिखेंगे ये फलन नहीं है, मैं लिख देता हूं यहां फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, और ये भी फलन नहीं है। समझ गए होंगे? तो आप इनको अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, इनको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। यहां तक है इसके, ये वाला सेम ही आपने इससे पीछे वाली क्लास 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर जो 2 था उसमें आपने पढ़ा था, ये वाला ऐसे सेम ही पढ़े थे, लेकिन मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया आपको। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा कोई भी संबंध फलन कब कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे अपन चलते हैं, टॉपिक आते हैं प्रांत, सहप्रांत और परिसर। आपको मैं समझाता हूं कि ये क्या होते हैं। ये पहले आपका वैसे तो समझा हुआ है, लेकिन फिर मैं रिवाइज आपको इनको करवा देता हूं। इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए, चलते आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रांत, सहप्रांत और परिसर को मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक फलन का एग्जाम्पल लिया है, एक फलन का उदाहरण लिया है। देखिए, एक फलन f समुच्चय x से y में परिभाषित है, वो कैसा है देखिए। इस समुच्चय x पहला है, समुच्चय y ये है। समुच्चय x का जो एक अवयव है वो समुच्चय y के a से जुड़ा हुआ है, मतलब a से संबंधित है, 2 b से संबंधित है, 3 जो है वो c से संबंधित है, और 4 भी c से संबंधित है। ऐसा हो सकता है फलन में, अभी बताया था मैंने आपको। मतलब कोई भी दो अलग समुच्चय x के 2 अलग अलग अवयव के समान प्रतिबिंब हो सकते हैं, लेकिन एक ही अवयव के समुच्चय x का एक ही अवयव 2 से नहीं जुड़ सकता, अर्थात समुच्चय x का एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए इसका प्रांत बताता हूं मैं। इनके प्रांत क्या होगा? प्रांत बराबर 1 2 3 4, मतलब कि समुच्चय कौन सा होगा? प्रांत जो है वो समुच्चय x, समुच्चय x जो है इससे ही प्रांत अपन बोलेंगे, और इसका मतलब हो गया पहला समुच्चय। जो पहला समुच्चय होगा फलन बनाने में, जो पहला समुच्चय होगा उसे अपन प्रांत बोल देते हैं। सहप्रांत, सहप्रांत देखिए, सहप्रांत ध्यान दीजिए, सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत होता है कि समुच्चय y जो है a b c d e, मतलब समुच्चय y, इसको लिख दूंगा समुच्चय, सहप्रांत होता है समुच्चय y। समुच्चय y का मतलब ये हो गया कि दूसरा समुच्चय, कौन सा समुच्चय? दूसरा समुच्चय जो y है, या फिर a b में जो b है
उसे सह प्रांत बोल देते हैं। चलिए परिसर की बात करता हूं। परिसर क्या आएगा, समुच्चय y के वो अवयव आएंगे, समुच्चय y के वो अवयव आएंगे जो समुच्चय x से जुड़े हुए हैं या x से संबंधित है, या समुच्चय y के वो अवयव आएंगे जिनके पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय x में उपस्थित है। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से आएंगे, a, b और c। ये तीन अवयव समुच्चय y के तीन अवयवों का जो समुच्चय है, समुच्चय y के तीन अवयवों का जो समुच्चय है वो सह प्रांत कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूं, समुच्चय y के वे अवयव, समुच्चय y के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय x में विद्यमान हो। देखिए मैंने क्या लिखा, परिसर का मतलब क्या होता है, समुच्चय y के वे अवयव, समुच्चय y के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब, समुच्चय y के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय x में विद्यमान हो। a का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, b का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, c का पूर्व प्रतिबिंब 3 है और c के पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 3 भी है और 4 भी है। लेकिन d और e दो ऐसे अवयव है जिनके अक्ष में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए a b c इन तीन समुच्चयों को अपन परिसर बोलेंगे। तो इनको भी आप अपने नोटों को ऐड कर लीजिए। चलते हैं अब आगे वाला जो टॉपिक आता है वो मेन टॉपिक आपका, जो मेन टॉपिक आता है वो कौन सा टॉपिक आता है, मेन टॉपिक आपका फलनों के प्रकार। आगे जो टॉपिक आता है वो फलनों के प्रकार। तो चलिए मेन टॉपिक को अपन चलते हैं, इनको यहां तक अपने नोटों को ऐड कर लीजिए। लेकिन एक बात का बता देता हूं, आप ध्यान दीजिए, स्टूडेंट से ध्यान दीजिए। पहला जो समुच्चय x है, समुच्चय x को मैं प्रांत भी बोलूंगा, बहुत बात ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, आगे मैं समझाऊंगा तो ध्यान रखना, आप यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाना। पहला जो समुच्चय है, मतलब जो समुच्चय x है, इसको अपन प्रांत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, आप लिख लो चाहे आप यहाँ पर, इनको अपन प्रांत बोलेंगे और इनको अपन बोलेंगे सहप्रांत। कहने का मतलब पहला जो समुच्चय x है इनको प्रांत बोलेंगे और इनको बोलेंगे सहप्रांत। परिसर किनको बोलेंगे, फिर परिसर बोलेंगे समुच्चय y के वो अवयव जो पहले वाले से जुड़े हुए हो, वो आएंगे। ठीक है, इनको आप अपनी नोट में ऐड कर लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि प्रांत समुच्चय x को पहले वाले समुच्चय को प्रांत भी बोल सकते हैं और दूसरे वाले समुच्चय को सहप्रांत बोल सकते हैं। चलिए आगे टॉपिक में चलते हैं, फलनों का प्रकार, कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होता है। तो चलिए स्टूडेंट से फलनों का लास्ट जो टॉपिक है अपना, फलनों के प्रकार है, वो मैं आपको क्लियर अच्छी तरीके से करवाता हूं। ध्यान से सुनिए, मैंने फलनों के प्रकार के लिख लिए आपके सामने, देखिए ध्यान दीजिए। फलनों के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। तो इसको अपन समझते हैं फलनों के प्रकार कौन कौन से है और कौन कौन से फलनों के प्रकार है और उनकी परिभाषा क्या है, वो मैं पूरा आपको क्लियर करवाता हूँ। वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। आपके तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सदा के लिए आपके खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा। चलिए देखिए, पहला प्रकार है एकेकी फलन, वन फंक्शन, या इसको बोलते हैं अपन एक फलन, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ध्यान से समझ लीजिए, इसको एक फलन बोले तो वन बोलेंगे और एक बोलेंगे तो इंजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार है बहुएकी फलन, मेनी वन फंक्शन। दूसरा प्रकार क्या है, बहुएकी फलन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, चलिए तीसरा है आच्छादक फलन, ऑन टू। आच्छादी बोले तो सजेक्टिव, समझ रहे हो। आच्छादक फलन हो तो ऑन टू बोलना है, और आच्छादी फलन यदि नाम बोले अपने, ये दोनों नाम सेम ही है, अलग नहीं है। आच्छादी बोले तो सजेक्टिव भी इसका दूसरा नाम है, सजेक्टिव। अंतरक्षेपी इनटू फंक्शन है, और एक की देखिए
अंतरक्षेपी जो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो ध्यान दीजिए, और पांचवा जो है एकेकी तथा आच्छादी फंक्शन। तो वन वन एंड ऑन टू, या फिर इसको बोलते हैं बिजेक्टिव। देखिए जो एक एक फलन है इनको इंजेक्टिव बोलते हैं, और जो अपना आच्छादी फलन इनको सब्जेक्टिव बोलते हैं, और एकेकी और आच्छादी दोनों को मिलाकर बनने से बिजेक्टिव उसको बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? बिजेक्टिव बोलते हैं। अब ये जो है ये आपका है, ये आपकी बुक में नहीं है, ध्यान दीजिए। ये वाला जो फंक्शन है, ये जो आपका ये अंतरक्षेपी जो फलन है, ये आपकी बुक में नहीं है। यहां पर लिख देता हूं मैं, बुक में नहीं। आप भी लिख लेना, और वैसे तो कर लेना, करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बुक में नहीं है ये, ठीक है, सिलेबस में नहीं आपके। चलिए आगे समझते हैं इनको। अब बारी बारी से इनको अपन क्लियर करते हैं कि कौन सा क्या क्या होता है, कैसे। देखिए एकेकी फलन वन, देखो एकेकी, एक का एक पर, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, सामान्यतः नॉर्मल भाषा में इसको बोल सकते हैं एक का एक पर, और इसको बोलते हैं बहुत का एक पर। ऐसे इनको बोल सकते हैं एक का एक पर, बहुत का एक पर। चलिए देखिए एक के फलन मतलब कि समुच्चय x में, ध्यान से सुनिए, समुच्चय x का अलग अलग अवयव, समुच्चय x के भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय y के भिन्न भिन्न अवयव से क्या हो? जुड़ा हुआ हो। समुच्चय x के भिन्न भिन्न अवयव का समुच्चय y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात इसके कोई भी दो अवयव उधर वाले समान अवयव से नहीं जुड़े हुए रहने चाहिए। अर्थात समुच्चय x के दो अवयव के समान प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। समुच्चय x को मैं प्रांत भी बोल सकता हूं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि प्रांत के कोई भी दो अवयव उनका जो प्रतिबिंब है वो समान नहीं आना चाहिए। जैसे नीचे वाले में देखिए, प्रांत के 2 और 3 अवयव ऐसे हैं जिनके प्रतिबिंब समान है b, मतलब 2 का प्रतिबिंब भी b है और 3 का प्रतिबिंब भी b है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि समुच्चय x या फिर प्रांत के प्रत्येक अवयव, समुच्चय x या फिर प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव या अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तब वो कहलाएगा एकेकी फलन। तो इसमें मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ध्यान दीजिए, प्रांत लिख दो या समुच्चय x लिख दो, एक ही बात है। तो दोनों लिख देता हूं, अंडरलाइन करके एरो लगा के मैं लिखूंगा। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, प्रांत बोलो या समुच्चय x बोलो, प्रांत के अलग अलग अवयवों, प्रांत के अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। प्रांत के या समुच्चय x के अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। मतलब कि समुच्चय x बोलो या प्रांत बोलो, इसके अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए समुच्चय y में, ठीक है। प्रांत के अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए, ठीक है। और यहां पर क्या है, इसको क्या लिखेंगे? प्रांत के, इसमें क्या होगा कि प्रांत के एक से अधिक अवयव, ध्यान दीजिए, प्रांत के एक से अधिक अवयव मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयव के प्रतिबिंब समान होंगे। जैसे 2 और 3 का प्रतिबिंब समान है, कौन है? b है। ऐसे मतलब प्रांत के एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत के
एक से अधिक अवयव, परांश के एक से अधिक अवयव मतलब हो गया 2 अवयव भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। परांश के एक से अधिक, परांश के एक से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब समुच्चय बी में, समुच्चय बी लिखे या नहीं लिखे, प्रतिबिंब समान हो। परांश के एक से अधिक अवयव, परांश के 2 या 3 अवयव के प्रतिबिंब समान हो। परांश के एक से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। परांश के एक से अधिक अवयव के प्रतिबिंब समान होने चाहिए। परांश के एक से अधिक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में समान होने चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक का एक पर मतलब एक एक का अलग अलग, यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग रिलेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 या 3 अवयव ऐसे रहेंगे जो कि सब आगे वाले समान से जुड़े रहेंगे। जैसे 2 और 3 2 ऐसे अवयव है, 2 और 3 2 ऐसे अवयव है जो जिनका प्रतिबिंब समान भी आ रहा है। एक का एक पर देखिए, एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब सी है, ऐसे अलग अलग है। इसमें कोई रह सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, समुच्चय बी में कोई छूट सकता है वो। और यहाँ पे देखिए एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है और 3 का प्रतिबिंब बी है, 2 का प्रतिबिंब भी बी है और 3 का प्रतिबिंब भी बी है। ऐसा एकेकी में नहीं होता है और ऐसा बहुएकेकी में होता है। चलिए तीसरा हम चलते हैं, आच्छादक फलन या आच्छादी फलन। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, समुच्चय वाई, ध्यान से सुनिए, समुच्चय वाई के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। क्या बोला, समुच्चय वाई का प्रत्येक अवयव, समुच्चय वाई का प्रत्येक अवयव समुच्चय एक्स के अवयव से संबंधित होने चाहिए, अर्थात समुच्चय वाई के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा, आच्छादक या आच्छादी फलन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, समुच्चय या फिर समुच्चय वाई की जगह पर समुच्चय वाई का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, सहप्रांत। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। क्या लिखेंगे, इसका एरो लगा के लिख देता हूं, सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब क्या है, सहप्रांत का मतलब है समुच्चय बी, दूसरा समुच्चय। ठीक है, सहप्रांत के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब, सहप्रांत के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। मतलब सहप्रांत के सभी अवयव, सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर सहप्रांत कौन है, आपसे सहप्रांत में क्या क्या आएगा, तो आप मेरे को बताओगे ए बी सी सहप्रांत में आएगा। अब मैं बोलूं परिसर में कौन कौन आएगा, तब भी एबीसी बोलोगे आप। परिसर क्या कहलाता है, अभी बताया था मैंने, परिसर क्या कहलाता है, समुच्चय बी के वो अवयव जो समुच्चय एक्स के अवयव से जुड़े हुए हो। तो समुच्चय वाई के, समुच्चय बी का मतलब वाई है, समुच्चय वाई के वो सारे अवयव जो समुच्चय एक्स के अवयव से जुड़े हुए, तो सारे तो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर प्रांत, यहाँ पर सह प्रांत और परिसर क्या आएगा, बराबर आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर अर्थार्थ लगा के लिख दो चाहे, अर्थार्थ परिसर, परिसर जो होगा वो बराबर होगा सह प्रांत के। परिसर किसके बराबर होगा, सह प्रांत के बराबर होगा। परिसर आच्छादी फलन या आच्छादक फलन में परिसर जो सह प्रांत के बराबर हो जाएगा, या सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं रहेगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब अक्ष में नहीं रहेगा। मतलब सारे इधर वालों से जुड़े हुए रहेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं इसमें, और कोई भी नहीं छूटेगा तो जानते हो आप सह प्रांत के बराबर, तो परिसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला देखिए, आगे वाला अंतरछेपी, इसका विलोम है, इसका उल्टा है ना। तो अंतरछेपी में क्या आएगा, सह प्रांत के सभी अवयव, इसका उल्टा लिख दो या इसका उल्टा क्या लिखेंगे, इसका विलोम क्या लिखेंगे,
तो या परिसर और सह प्रांत क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। या इसका विलोम लिख देना, देखो ऐसा लिख देना आप इसमें, सह प्रांत के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। सह प्रांत के सभी अवयवों का या सह प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय X में विद्यमान नहीं होगा। और यहाँ पे परिसर, इसका मतलब है कि परिसर नॉट इक्वल सह प्रांत, जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर इसमें नहीं होगा। और ये लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख देना, इसमें नई शब्द यूज कर लेना, ठीक है। चलिए आगे, इसका मतलब क्या है कि सह प्रांत में कम से कम एक या एक से अधिक अवयव ऐसे होंगे जिनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय X में विद्यमान नहीं होगा। जैसे D एक ऐसा अवयव है जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एकेकी तथा आच्छादी फलन, तो ऐसे फलन जो एकेकी भी हो और आच्छादी भी हो वो एकेकी आच्छादी फलन कहलाते हैं, जो दोनों हो। तो क्या लिख देंगे इसमें, ऐसे फलन जो एकेकी तथा ऐसे फलन जो एकेकी तथा आच्छादक, ऐसे फलन, यहां पर आच्छादक लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे फलन जो एकेकी तथा आच्छादक हो, दोनों हो। ऐसे फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो, ऐसे फलन जो एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो, एकेकी आच्छादक फलन कहलाता है। चलिए देखिए, एकेकी फलन क्या होता है, समुच्चय X का प्रत्येक समुच्चय X का अलग अलग अवयव, समुच्चय X के अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। समुच्चय X के अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। ये था समुच्चय X के कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी दो अवयव ऐसा नहीं होने चाहिए जिनके प्रतिबिंब समान हो। समुच्चय X के अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, वो एक ही होता है। और आच्छादक क्या होता है, समुच्चय Y या सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो देखिए ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो ये एकेकी आच्छादक फलन कहलाया। तो आप समझ गए होंगे शायद मैंने जो फलनों का प्रकार है, यदि आप ये पूरा कवर कर लेते हो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स, तो प्रश्नावली 1.2 में आपके कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बस सिर्फ यही है मेन जो है वो सारा आपका यही है प्रश्नावली का मेन सारांश स्टूडेंट्स यही है। इनको आप वीडियो को पॉज कीजिए और रिटर्न देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 2 बार इस वीडियो को देखिए, यहाँ से जहां से फलनों का प्रकार चलाया था मैंने, वहां से उस टाइम से इस वीडियो को पॉज कीजिए और रिटर्न बैक ले जाकर वापस देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और यहां तक अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। इसके आगे कुछ मैटर बच रहा है, मतलब कि एकेकी फलन और आच्छादक फलन। देखिए एकेकी फलन और आच्छादक फलन, इन दोनों की बुक की परिभाषा है जो आपके बुक में ऐसे दे रखी है कि आपके वो वहां से पढ़ोगे तो आपके थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो मैं बुक की जो परिभाषा है वो करवा दूंगा, ये मैंने नॉर्मल आपको करवाया है, इनकी सहायता से आपके अच्छी तरीके से ये समझ में आ गए हैं। अब मैं बुक की जो परिभाषा है वो मैं आपको समझाता हूं, तो इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। यहां तक अच्छी तरीके से सेम जैसे लिखा है मैंने सेम ऐसे ऐड करना है, कुछ भी अलग नहीं करना आपको। चलिए चलते हैं, बुक की जो परिभाषा है वो करवाता हूं आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, बुक की जो परिभाषा है वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। बुक की परिभाषा क्लियर करने से पहले आपको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, ये आप समझिए ध्यान से, पहले ध्यान दीजिए। देखिए समुच्चय X से समुच्चय Y में एक फलन f है और उसके 2 अवयव है। ध्यान दीजिए समुच्चय X के यहाँ 2 अवयव है, स्मॉल x1 और स्मॉल x2। ये स्मॉल देखिए समुच्चय को तो कैपिटल से दर्शाया जाता है और उनके अवयवों को स्मॉल से दर्शाया जाता है, तो स्मॉल x1 और स्मॉल x2। और ये दोनों के दोनों एक ही अवयव से संबंधित है, समझ रहे हो, ये दोनों के दोनों एक ही अवयव से संबंधित है, अर्थात fx1 और x1 भी fx1 से ही कनेक्टेड है और x2 भी x1 से ही जुड़ा हुआ है। मतलब x1 का प्रतिबिंब भी fx1 ही है और x2 का प्रतिबिंब भी fx1 ही है, लेकिन fx1 जो बराबर है वो fx2 का बराबर है, समझ रहे हो। x1 का प्रतिबिंब fx1 है और x2 का प्रतिबिंब fx2 है वैसे, लेकिन ये दोनों भी आपस में कैसे है, यहाँ पर सेम है,
समझ रहे हो। तो चलिए देखिए, मैं एक फलन लेता हूं। उदाहरण के लिए मैंने नीचे लिया है, एक समुच्चय x है, एक समुच्चय y है। इसमें फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर है। तो बताइए x का मान, x कौन है यहाँ, स्मॉल x है। स्मॉल x समुच्चय x का अवयव है। समुच्चय x के कितने अवयव है, 2 है, -5 और 5। यदि इसमें -5 रखोगे तो -5 का वर्ग भी 25 ही होता है, और 5 रखोगे तो 5 का वर्ग भी 25 ही होता है। मतलब कि -5 का प्रतिबिंब भी 25 है और 5 का प्रतिबिंब भी 25 है। तो आपके यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि समुच्चय x के 2 अवयव ऐसे हैं जिनके समुच्चय y में, समुच्चय x के 2 अवयव ऐसे हैं जिनके समुच्चय y में समान प्रतिबिंब है। तो ये कौन सा फलन हुआ, ये बहुएकी फलन हुआ। कौन सा हुआ, बहुएकी फलन हुआ, बहुएकी हुआ। लेकिन यदि ये दोनों सेम ही हो, यदि x1 बराबर x2 हो, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर ही है। यदि x1 बराबर x2 हो, यदि ये दोनों बराबर ही हो, तब बहुएकी से क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए, यदि fx1 बराबर fx2, मतलब x1 अवयव का प्रतिबिंब fx1 है और x2 अवयव का प्रतिबिंब fx2 है, लेकिन ये दोनों प्रतिबिंब सेम है, ये दोनों प्रतिबिंब सेम है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है। मतलब समुच्चय x के 2 अवयव बराबर नहीं है, बल्कि इनके प्रतिबिंब बराबर है। तब कौन सा फलन, बहुएकी फलन होगा। कौन सा होगा, बहुएकी फलन होगा। लेकिन यदि उनके प्रतिबिंब समान है और प्रतिबिंब समान होने के साथ साथ x1 बराबर x2 भी है, मतलब x1 बराबर भी x2 है, तो एक ही फलन होगा। अर्थात ये 2 नहीं होंगे, ये भी एक ही होगा, और एक का संबंध एक से हो जाएगा फिर, तो ये एक ही फलन होगा। तो ध्यान रखना, यदि fx1 बराबर fx2 है और मतलब x1 पर x1 का प्रतिबिंब fx1 और x2 अवयव का प्रतिबिंब fx2 है, और ये दोनों प्रतिबिंब यदि सेम है, लेकिन खुद अवयव सेम नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो बहुएकी होगा। और यदि प्रतिबिंब सेम होने के साथ ही अवयव भी समान हो, तो एक ही होगा। इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब मैं इन परिभाषा को समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। एक की परिभाषा देखिए, एक का उल्टा कौन होता है, यदि एक नहीं होगा तो कौन होगा, बहुएकी होगा। ठीक है, एक नहीं होगा तो मतलब समुच्चय x या फिर प्रांत बोलूं मैं, प्रांत या फिर समुच्चय x के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब यदि भिन्न भिन्न नहीं होंगे तब बहुएकी होगा, और भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होगा तब एक ही होगा। तो देखिए, एक फलन f समुच्चय x से y में एक ही 1 अथवा एक इंजेक्टिव फलन कहलाता है। हाँ, एक ही फलन कहलाता है। कब कहलाता है वो आगे आएगा इसमें। यदि प्रांत के अलग अलग अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब हो, प्रांत के अलग अलग अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब हो। आपकी बुक में ऐसे ही है, बस सिर्फ भिन्न भिन्न लिखा हुआ है। प्रांत की जगह समुच्चय x भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने आपको। प्रांत या समुच्चय x के अलग अलग अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब हो, अर्थात प्रांत के 2 अवयव ले लिए मैंने, अर्थात समुच्चय x के 2 अवयव ले लिए, x1 और x2। प्रत्येक दो अवयव जो x1 और x2 है बिलोंग्स टू समुच्चय x के लिए, यदि इनके प्रतिबिंब समान है, इसका तात्पर्य, यदि प्रतिबिंब समान होने का तात्पर्य यदि वो दोनों अवयव भी समान हो, तब एक ही फलन कहलाता है। और यदि अन्यथा f बहुएकी फलन कहलाता है। यदि 2 अवयव समुच्चय x के 2 अवयव ले लिए, x1 और x2 के लिए, इनके प्रतिबिंब समान हो, और प्रतिबिंब समान होने के साथ साथ यदि दोनों अवयव भी समान हो, तब तो एक ही फलन कहलाता है। और प्रतिबिंब समान होने के साथ प्रतिबिंब समान हो लेकिन अवयव समान नहीं हो, अन्यथा f क्या कहलाएगा, f क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। समझ गए होंगे शायद। यदि प्रतिबिंब समान हो लेकिन
प्रतिबिंब समान हो, मतलब y के जो प्रतिबिंब है वो समान हो, लेकिन प्रांत के अवयव समान नहीं हो, तब तो बहुएकी। और प्रतिबिंब समान होने के साथ साथ अवयव भी समान हो, समुच्चय x के दो अवयव भी समान हो, तब एक ही होगा। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी देखते हैं, आच्छादक। आच्छादक होगा या फिर आच्छादक नहीं होगा तो वो अंतरक्षेपी होगा। अंतरक्षेपी आपकी बुक में नहीं है, इसलिए अन्यथा नहीं दिया। नीचे देखिए, एक फलन f(x) से y में आच्छादक onto आच्छादी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि सप्रांत, ध्यान से सुनिए, आच्छादक का क्या आया था, समुच्चय y में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय x में विद्यमान न हो। मतलब समुच्चय x में y के प्रत्येक अवयव के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होने चाहिए। देखिए, सप्रांत मतलब समुच्चय y के प्रत्येक अवयव, समुच्चय y के प्रत्येक अवयव समुच्चय y का प्रत्येक अवयव का आएगा यहाँ, समुच्चय y का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। यदि सप्रांत का प्रत्येक अवयव, यदि सप्रांत का प्रत्येक अवयव मतलब दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव, समुच्चय x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। मतलब कि दूसरे समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो किसी समुच्चय x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। मतलब समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब तो होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक स्मॉल y जो कि समुच्चय y का अवयव है, प्रत्येक स्मॉल y, ये स्मॉल y किसके लिए आया है, समुच्चय y के अवयव के लिए, समुच्चय x में ऐसे अवयव का अस्तित्व हो। मतलब समुच्चय y के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय x में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व हो कि fx बराबर y हो, अर्थात इसमें x का मान रखने से y में आ जाना चाहिए। तो आपके सामने ये आच्छादक की परिभाषा होगी। इसमें अन्यथा नहीं आया है, यदि आच्छादक नहीं होगा तो अंतरक्षेपी होगा, लेकिन अंतरक्षेपी आपकी बुक में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा जो आ गई वो एक की और बहुएकी की फलन क्या आ गई, और यहाँ पे परिभाषा आ गई वो आच्छादक की आ गई। तो आपके सामने ये दोनों परिभाषा, इसमें एक की फलन की परिभाषा की भी, एक की फलन की परिभाषा भी है और बहुएकी फलन की परिभाषा भी है, लेकिन ये आच्छादक फलन की परिभाषा ही है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सामने ये बुक की परिभाषा है, यदि ये मैं नहीं समझा था तो आपको ऐसा लगता कि बुक में क्या दिया हुआ है, ये तो समझ में आया ही नहीं अपने, ये पूरा समझ में आपको डाउट क्लियर मैंने करवा दिया। इसको यहाँ तक की जो बेसिक जानकारी है आपकी प्रश्नावली 1.2 तक, यहाँ तक की बेसिक जानकारी आपकी प्रश्नावली 1.2 तक आप कर लीजिए, और ये भी आपको ऐड करना है, ये सारा आपको ऐड करना है, पूरा आपको ऐड करना है ऐसा कैसा। तो प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी यहाँ तक अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट से मेरा ये जो समझाने का तरीका है आपको ऐसा है, ये कैसा समझ में आपके आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने कक्षा 12 के अन्य दोस्त जो कक्षा 12 में है, जो आपके रिलेशन में है, जो आपके मान लो मामा जी का लड़का है या बुआ जी का लड़का है, किन्हीं का भी रिलेशन में है, जिनको आप जानते हो जो कक्षा 12 में, उन तक वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। ये हेल्प आप मेरी जरूर से कर दीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले पार्ट में आपकी प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल से अपन मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।